असल जो आजादी के मजाज थे वो आजाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आजादी दिलवाई। तो जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। बन्नू के थाना मिरियान पर दहशतगर्दों ने ड्रोन क्वाडकॉप्टर से बॉम्ब गिरा दिया है। जाहिर है कि हसास नौयत के ये मामलात हैं। बन्नू में मिरियान और हवेद की हदूद में 2 अलग अलग ड्रोन हमले जो हैं ये मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। पहला हमला बताया गया है कि पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा हमला एक घर के ऊपर हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है। स्टेशन पर बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की जानिब से क्वाडकॉप्टर से ये हमला किया गया है और क्वाडकॉप्टर से बम भी गिराया गया है। चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, हर जगह कहीं भी आंखें उठाकर देख लीजिए, हर जगह हम रोज खबर सुनते हैं कि ये मुसलमान अरेस्ट हो गया रेप के केस में, ये मुसलमान अरेस्ट हो गया मोलेस्टेशन के केस में। अभी कल सुबह की बात है कि ब्रिटेन देख सकते हैं आपके राडार सिस्टम, तो इसको आप क्यों न देख सके, इस ड्रोन को क्यों नहीं गिराया? बहुत अहम सवाल आपने उठा दिए और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप टीटीपी को काबू में करें। तालिबान बदस्तूर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माली और लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहे हैं। खबर दें आपको, रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। खबरसां एजेंसी ने बताया कि रूस अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। रूस ने अफगान अगर बलूचिस्तान के BLA के साथ आपका झगड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा में TTP के साथ आपकी जंग चल रही है और 2024 में TTP ने अफगान सरजमीन से 600 हमले किए। पाकिस्तान की जो हालात हैं वो अनफॉर्चुनेटली गुजरते दिन के साथ खराब हो रहा है। इसमें जो है ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स की तरफ से बाकायदा ये ड्रोन का या क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज्यादा हो। उनको साफ कह दिया गया UAE की तरफ से कि आपके पास ICC का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको UAE का वीजा नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, तालिबान मतलब कि जो कि अफगानिस्तान के अंदर शासन कर रहा है वही तालिबान अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली आ चुके हैं। देखिए, इससे पहले हम सबको पता था कि TTP को छोड़ा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उसके अलावा BLA, BLF, उसके बाद हमने ये भी सुना कि भाई बलोच लिबरेशन आर्मी और TTP का एक यहाँ पर ग्रुप बन चुका है और दोनों कोऑर्डिनेशन के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। ये सारी बातें तो हमने सुनी, लेकिन अब बात ये हो रही है, अब जो ये सिचुएशन ये आ रही है कि अफगानिस्तान से डायरेक्टली ड्रोन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, हम सबको पता है कि जो डूरन लाइन है उसको अफगानिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान तो उसको मानना चाहता है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात हो रही है और इसी को लेकर सारा का सारा डिस्प्यूट है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से अपना एरिया बांट लिया और 2 कंट्री बना लिए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि तालिबान जो है या फिर कहीं अफगानिस्तान इस चीज को मान नहीं रहा, क्योंकि जो पख्तून कम्युनिटी है वो डिवाइड हो चुकी है विदाउट एनी रीजन, और इसी को लेकर जो तालिबान है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। कि हसास नौयत की ये मामलात हैं। बन्नू में मिरियान और हवेद की हदूद में 2 अलग अलग ड्रोन हमले जो हैं ये मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। पहला हमला बताया गया है कि पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा हमला एक घर के ऊपर हुआ है। ड्रोन हमले में एक खातून जाँ बहक हुई है और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इलाके में शदीद खौफ और हरास है और ड्रोन्स का इस्तेमाल इन इलाकों में बढ़ रहा है। अच्छा, ये तकरीबन बताया गया है कि 1 महीने में 4था हमला, ड्रोन हमला किया गया है थाना मिरियान के ऊपर। इसमें जो है ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स की तरफ से बाकायदा ये ड्रोन का या क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और ये जो सोलर पैनल होता है सोलर एनर्जी के लिए वो मुतासर हुआ है। और कुछ रोज़ कबल इसी थाना के पीछे नाला टोची है, यहाँ पर एक बच्ची जो मवेशी चरा रही थी ये भी एक ड्रोन हमले में जख्मी हुई थी। तो ये एक और कार्रवाई जो है ये हुई है थाना डडीवाला जिला लकी मरवत की हदूद में। और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। तो हमने जैसे कि अपने जो हमें देखने वाले हैं उन्होंने हमसे कहा भी था कि जी बलूचिस्तान का बताइए, तो फखर आज हम एक शॉर्ट सी वीडियो करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है।
थैंक यू वेरी मच। एंड आरजू, बलूचिस्तान की जो हाल है, जो हालात हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि आपने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ शुरू की हुई है कि जैसे लोगों के जो राइट्स हैं आप उसको सलब कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर मारंग को हम अगर देखें तो उनके साथ अगर देखा जाए तो जो MPO के तहत उनकी जो जेल के अंदर कस्टडी है उसको हर 15 दिन के बाद एक्सटेंड किया जाता है। किस कानून के तहत उनके मतलब जुर्म बताया जाए कि कितना, 3 महीने तो उनको हो चुके हैं वहां पर। फिर इस तरीके से अगर हम ये देखें कि शायद BLA ने गुज़िश्ता 1 महीने में या 15 दिनों में कोई बड़ा हमला नहीं किया, मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या वहां की आवाम बैठ गई है? उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया है? वो जो उनकी मांगे हैं उससे वो पीछे हट गए हैं? मेरे ख्याल में इसका जवाब है द बिग नो। वहां के लोग अपने राइट्स के लिए वो लड़ रहे हैं, और उनका लड़ने का ये नहीं है BLA बंदूक उठा के वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जो आम आवाम है वो बंदूक नहीं उठा रहे, बल्कि वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, उसके जरिए वो ये अपनी जंग लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी तक इस्लामाबाद में या फिर क्वेटा में जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि वहां पे जो हुकूमत बनाई जाती है वो वैसे ही एक डमी टाइप की हुकूमत होती है। उसकी मिसाल हम कश्मीर की दे सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान साइड की कश्मीर की एक डमी हुकूमत होती थी, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये फ्लाए, हालांकि उनको यहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर लेवल का आदमी होता है वो नहीं सुनता उनको। तो सेम लाइक दैट आपने वहां पे जो हुकूमत लगाई हुई है वो मतलब बिंगे तो बहुत मारते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ की आवाम है, क्या उनकी वोटों से आए, क्या उन्होंने वोट किया है, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये अहम होता है। लेकिन वही वाली बात है कि भाई आपकी सीटों से आपको नहीं कुछ दिया जाता, आपकी सीटें नहीं गिनी जाती, आपके वोट नहीं गिने जाते, आपका खास इदारे से ताल्लुक कैसा है, जिसको मुक्तदरा कहते हैं ये लोग, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपकी हुकूमत होगी या नहीं होगी। इसीलिए वहां पर अगर जो लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनको पता है कि यार हमें किसने वोट दी है, हम किस थ्रू ये आए हुए हैं। वो PTI वाले कहते हैं फॉर्म 47, तो मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ये चीज बाकायदा ये लोग साबित कर रहे होते हैं। पहले तो हमें लगता था कि शायद ये झूठ बोलते हैं PTI वाले, मजाक लगता था, सच बता दूं आपको। लेकिन जब जब वक्त गुजरा तो उनकी बातें, उनकी बहुत सारी चीजों से हम इख्तिलाफ भी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हमारा हक है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी ठीक भी है और वो ठीक साबित भी हुई है। जहां तक बात है वहां की आवाम की, उनकी जिंदगियों में इन मतलब अगर हम 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, 20 सालों की बात करें, क्या पॉजिटिव चेंज आया है उनकी जिंदगी? बच्चा जब उनका मैट्रिक पास करता है, कॉलेज जाता है, तो उनके माँ बाप का दिल धड़क रहा होता है कि खुदा खैर करे कि हमारे बच्चे को उठाया ना जाए। मेजॉरिटी, आप बेशक किसी की भी बलूचिस्तान के हवाले से स्टोरीज पढ़ लें, यही चीजें आपको मिलेंगी। कभी वो उनको कराची भिजवा देते हैं, ज्यादातर बलोच हमारे कराची की तरफ अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को भेजते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो मजबूरन उन्होंने उनको वहां रखना है, क्योंकि लाजमी बात है कराची में एक बच्चे या 2 बच्चों का खर्चा कोई आम तो नहीं है, मुश्किल काम होता है वो सारा उठाना, लेकिन फिर भी बेचारे कोशिश करते हैं कि यार हम इनको यहाँ पे निकाल दें, या फिर वो किसी और सिटी इस्लामाबाद और लाहौर में भेज देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ लाहौर और इस्लामाबाद में भी कुछ इस किस्म की खबरें आई हैं और कुछ इस किस्म का सलूक होता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मिसालें हमारे साथ। बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जजीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है
ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफगानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये खुद से उनकी अपनी, यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में कि बिलावल के अपने जहन में ये आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूं। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। इस क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घूमा करता था। एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारी कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया, लेकिन भारत की तरफ से यही कहा गया कि जो टेरर कैंप थे उनको उड़ाया गया है। और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया, ना कोई आया, ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी
पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। देखिए, कोई बिरादर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नहीं होता, बिरादरली एक्शंस होते हैं। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से। ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि BLA के टेररिस्ट इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं और ईरान उनको पनाह देता है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक करना, ये वाले काम क्यों? और फिर जब ईरान ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये हैंडल उनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो वो क्या किया जाए? ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए। तो ईरान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए। इस दफा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं, इसका मतलब है वो बगैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़े। और कौन ही करना चाहेगा इसमें? ईरान और इंडिया का रिलेशनशिप खराब करने का इंटरेस्ट किसको होगा? ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में, साथ में बात हो रही है पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन के बारे में। अब सिचुएशन ये है यहाँ पर कि कहने के लिए तो दोनों इस्लामिक कंट्रीज है, मतलब पाकिस्तान और ईरान की बात हो रही है, लेकिन वो शिया सुन्नी वाली मैटर वहां चल रही है। अब पाकिस्तान खुद को सुन्नी कंट्री काउंट करता है, ईरान जो है वो शिया कंट्री है। अब कई बार क्या होता है कि कोई अगर कॉमन दुश्मन हो गया तो उनको लेकर वो दोनों एक पेज पर आ जाते हैं, अदरवाइज दोनों के लिए एक साथ में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान नाराज हो जाए फिर भी जो है वो ईरान इंडिया की फेवर कर देता है कई सारी चीजों के मामले में, चाहे वो बात करने की बात हो, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करने की बात हो, या फिर कोई एक्शन लेने की बात हो। और ईरान को भी पता है कि हमारा अगर मान लीजिए बेनिफिट है तो इंडिया से ही बेनिफिट है, ऐसा कोई बेनिफिट हमें पाकिस्तान से नहीं मिलने वाला जिस हिसाब से इंडिया से बेनिफिट मिलता है। और इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाज भी है पूरी दुनिया में। यूएस तो, अमेरिका तो, ये पाकिस्तान तो आप समझ लीजिए कि किसी ना किसी का पिट्ठू बन जाता है, चाहे वो यूएस हो चाइना हो, उसका कोई वजूद है नहीं। वैसे यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से, जिसपे ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो भी लगाई हुई है, ईरान के झंडे की भी फोटो लगाई हुई है और उसमें एक मैप इशू किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान का हिस्सा, और चाइना का वो इलाका जो भारत के पास है उसको भी पूरा का पूरा चाइना का पार्ट दिखा दिया गया है। तो ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए या फिर ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खराब करने के लिए। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? फिर हम ईरान की बात करें तो ईरान भारत का इतना साथ क्यों दे रहा है? ईरान को भारत की इतनी जरूरत क्यों है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के अंदर जो है वो हमारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं, हम जो है वो फ्रंट पेज पर आकर उनका साथ देंगे। बेशक उस तरीके से उनकी हेल्प नहीं की गई, लेकिन जुबान से हर किसी ने यही कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त है उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए।
मैं सबसे पहले ये ईरानी सुप्रीम लीडर जो है, हम उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। जब से ये इसराइल का मामला हुआ है, जो उन्होंने इसराइल को छोड़ के कतर में, जो अमेरिका पे भी, क्योंकि कतर पे हमला नहीं किया था उन्होंने, हम उनको एक बहादुर आदमी समझते हैं, तो वो बहादुरी इंडिया को भी दिखाएं। आपको इंडिया की जरूरत नहीं है, आप ये ज़हन में रखें। ईरान वालों को हमारी ईरानी समझ नहीं आएगी, मगर उधर पैगाम पहुंचेगा जिनको हमने पैगाम पहुंचाना है इंडिया वालों को, कि आप ये ज़हन में रखें कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। चाहे इनको देर से समझ आए, चाहे बहुत देर से समझ आए, ये समझ आ जाएगी और आ जानी है। और आप भी ये समझ लें इंडिया वालों, ये ईरान ने अगर माफी मांगी है, इसमें भी उसकी कोई यानी कि कोई प्लानिंग होगी। इस पर भारतीय मीडिया कहता है कि हमने टेररिस्ट को निशाना बनाया था, हमने पाकिस्तान की 11 बेसिस 9 टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया था, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, कि बता दिया है कि दहशत गर्दी और आतंकवाद का खात्मा कैसे कर सकते। दूसरी बात यह, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, ईरान ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। अजरबैजान, तुर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन ईरान की इस चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं हमने सुनी। अच्छा, ईरान के लिए अब मुस्लिम उम्मा से ज्यादा जो है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट हमें काफी हद तक प्रेफरेंस पर उनके नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट से एक तो उनकी सेंट्रल एशिया में पकड़ मजबूत होगी, साउथ एशिया में उनकी पकड़ मजबूत होगी, वो इस रीजन में जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। साथ ही साथ वो इंडिया को अपना ऑयल और गैस देता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए अब मुस्लिम उम्मा वाला रिश्ता जरा साइड पर हो गया और उनके नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए फर्स्ट है। पाकिस्तान के लिए हमेशा से कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है, जिसमें तुर्की ने और अजरबैजान ने साथ दिया, लेकिन ईरान ने कभी पाकिस्तान का साथ दिया ही नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर। सर, ये क्या चल रहा है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को। इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट्स। तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं, उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? नेपाल ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें भारत शामिल न हो, और भारत को बिना पूछे उसके बगैर कोई भी नया क्षेत्रीय गठजोड़ सिरे से अस्वीकार्य है। जब इंडिया किसी को अपनी मर्जी
करने नहीं देता। वो कहता है जो मैं करूंगा वो इस खित्ते में होगा। हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात कर। बताएं कि लकी मरवत में वांडा आमिर के करीब शरपसंदों ने गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है। बैटनी ऑयल फील्ड से पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया है। ये बयान सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं था, ये मसीधा तमाचा था चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर। क्योंकि आप ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं ढाका पर। यकीनन उनको ये सब कुछ याद नहीं रहा होगा, उनको ये भी नहीं याद रहा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह से डॉक्टर मारंग बलूच और दूसरे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया ने इतनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली कि इंडिया कहते हैं कि हमें आपकी परवाह नहीं है। यार आप कौन है? हम आपकी वो जिसे कहते हैं ना, आप हैं कौन? हम आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते। ऐसा करके नेपाल ने भी भारत से दोस्ती निभाई, जिससे चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपने क्लब बना लिए, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इस जैसे अदारे, और पाकिस्तान को कहा भाई तुम छुड़ निकलो बाहर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि सिचुएशन ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो ये आए दिन बम धमाके होते हैं। अब बात ये हो गई यहाँ पर कि भाई एक ऑयल पाइपलाइन थी, उसको उड़ा दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक नेपाल का बयान आया है, और नेपाल का बयान इस हिसाब से आया है कि अगर मान लीजिए साउथ एशिया के अंदर कोई भी चीज यहाँ पर बनती है, कोई भी एक ग्रुप बनता है, तो उसमें डेफिनेटली नेपाल तो होगा ही होगा। अगर मान लीजिए पाकिस्तान या फिर चाइना अगर कोई ग्रुप बनाने का इनिशिएटिव लेते हैं, तो होगा क्या कि वो अगर मान लीजिए इंडिया को एक्सक्लूड करते हैं, इंडिया को शामिल नहीं करते, तो नेपाल को तो डेफिनेटली लेंगे। लेकिन नेपाल की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि भाई इंडिया के बगैर हम कोई ग्रुप का यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। अगर आप इंडिया के बगैर कोई ग्रुप सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसी ग्रुप में शामिल हो गए जहां पर इंडिया होगा। अब देखिए, कुछ समय के लिए ऐसा था कि श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये सारे कंट्रीज चाइना की तरफ झुक रहे थे, लेकिन सबको रियलिटी पता चल गई। और आज बात यह है कि भाई ये सारे के सारे इंडिया के फेवर में वापिस आ चुके हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स जो कि अमेरिका बड़ी तादाद में पहुंचते थे, और जब आप किसी अमेरिकन स्टोर पर यहाँ पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको 2-3 कंट्रीज जो कि नजर आते हैं उसका टैग कपड़ों पर, उसमें 3 कंट्रीज, 3 से 4 कंट्रीज बड़े आपको नजर आते हैं। एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है बांग्लादेश और एक है इंडिया। ये 4 कंट्रीज वो हैं कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो आप टैग देखते हैं तो उस पर अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये टैग लगे होते हैं। तो देखिए जी, थैंक यू वेरी मच, हेलो कह रहे हैं, हेलो टू यू, हेलो टू ऑल। तो ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर। क्योंकि आप ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपने क्लब बना लिए, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इस जैसे अदारे, और पाकिस्तान को कहा भाई तुम छुड़ निकलो बाहर, हम यहाँ पे अपनी इजारादारी इस खित्ते में बनाएंगे। पाकिस्तान को कहा तुम इस खित्ते से बाहर निकलो, हम अपनी इजारादारी बनाएंगे और तुम्हारा यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, अब हम तुम्हें नहीं पूछेंगे और तुम्हें हम अकेला कर देंगे। अब सुनने में मुझे ये पता चला है कि इंडिया को इनवाइट किया जाएगा, ठीक है जी। और इंडिया के क्योंकि व्यूज हमेशा डाइवर्जेंट रहते हैं, अब 2 इंडिया की होस्टाइल नेबर्स, होस्टाइल
रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के साथ हैं, और अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों इसको वो बुलाते हैं तो वो कहेगा जी मैं तो नहीं आता। और इंडिया ने इतनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली कि इंडिया कहते हैं कि हमें आपकी परवाह ही नहीं है यार, आप कौन है, हम आपकी वो जिसे कहते हैं ना, आप हैं कौन, हम आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते। सो सार्क के वो सारे के सारे सार्क बेसिकली इंडिया ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का, उन्होंने 2016 में बायकॉट कर दिया, 1 साल 2 साल, और उस वक्त हसीना वाजिद थी और वो जारी बात है अब हसीना वाजिद कमजोर हो गई हैं, बाहर चली गई हैं, उनके आने के कोई चांस नहीं है और थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर बीइंग एक्सपेक्टेड। 1 साल होने को है, जो केयरटेकर सेटअप वहां लॉन्च है, उसको पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो पाकिस्तान और चाइना जो है वो समझते हैं कि ये काफी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये पाकिस्तान और चाइना शायद कोई 10 मेंबर कोई सिक्योरिटी अलायंस या कुछ इस तरह की हम 7 मेंबर 8 मेंबर बनाएंगे। सो इस खित्ते में रशिया नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर रशिया चाइना ये सारे वही हो जाते हैं फिर तो ये SCO ब्रिक्स वाली बात ही हो गई, तो रशिया इससे बाहर रहेगा, ईरान भी बाहर रहेगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चाइना इनिशियली, एंड देन साथ में अफगानिस्तान को अटैच करेंगे, फिर बाद में मालदीव, श्रीलंका, वो सार्क वाली फॉर्मेशन जो है वो होगी। और अब इंडिया को इस चीज को फैसला करना है कि उसने क्या करना है, ठीक है ना जी। और इसमें अगर आप देखें कि जो इंडियंस ने तो बहुत देर से कहना शुरू कर दिया। आपको याद होगा हैप्पीमोन जैकब ने कहा था द एंड ऑफ साउथ एशिया, जो अपना उनका जर्नल है फॉरेन अफेयर्स में, उसने कहा था ये, ठीक है जी। और सही उसने कहा था, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना, अकेले कर देना, ठीक है जी। अब इंडिया को चाहिए था कि आप अगर एक ऐसा रीजनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें आप अपनी इंडिया को एज ए डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, इंडिया को डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, तो वो कैसे मुमकिन है। आप और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो सार्क को उन्होंने कर दिया। अब इंडिया को चाहिए क्या था, इंडिया को चाहिए ये था कि पाकिस्तान को अंदर रखता और सार्क में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान को बाहर निकालना है, हम क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20 हमारे लिए ये हैं ग्लोबल साउथ। ये 4-5 फॉर्मेशंस उन्होंने अपनी बना ली और उस पर वो चल पड़े। I2U2 उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक तो अमेरिका इजराइल से है, छोटी मोटी तो हम बात ही नहीं करते। सो मैं तो बहुत देर से ये कह रहा था पहले कि पाकिस्तान को ही एक ब्लॉक बनाना चाहिए, देर आयद दुरुस्त आयद, हमें भी तो भाई अपनी मर्जी करनी चाहिए। इंडिया अगर डोमिनेट कर सकता है, इंडिया अगर सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सानों की मसला है या व्हाई वी हैव इश्यूज, क्यों मसला है, हमें क्या है प्रॉब्लम।